नमस्कार। आज अपने कक्षा 12 की इतिहास पुस्तक के 5वें अध्याय औपनिवेशिक आक्रमण में एक अध्ययन बिंदु 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति और औपनिवेशिक आक्रमण, इस जो है टॉपिक पर अपने अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है अपने भारत में आने वाली यूरोपीय जातियों के क्रम के अनुसार जो है उनकी क्रम को पढ़ा था कि कौन से यूरोपीय जो है किस तरीके से भारत में आए हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ अपने अपने व्यापारिक जो है एक प्रकार से केंद्र जो है वो स्थापित कर लिए थे। इसके अलावा जो है बात आएगी कि औपनिवेशिक आक्रमण भारत के जो है राज्यों के ऊपर किस तरीके से होना शुरू हुआ है और भारतीय जो है राजनीति में कैसे अंग्रेज़ों का और उसके अलावा जो है अन्य यूरोपीय जातियों का प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया और भारत किस तरीके से उनके जो है भारत की राजनीतिक जो है शक्ति है उनके हाथों में आई। तो उस औपनिवेशवादी आक्रमण के बारे में अपने जो है अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति और औपनिवेशवादी आक्रमण। तो लिखा है कि 18वीं शताब्दी में भारत किस तरीके का था, उसमें भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो ये पढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत के इतिहास में एक नए युग का पदार्पण होता है। एक नया युग भारतीय इतिहास में शुरू हो जाता है। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे शक्तिहीन हो गया था और अंत में उसका पतन भी हो गया और इस राजनीतिक अस्थिरता में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यूरोपियों को भारत में अपने पैर जमाने का मौका भी मिल गया। क्योंकि औरंगजेब के समय तक जो है एक प्रकार से क्या है कि विदेशी जातियां जो भारत में थी, जैसे यूरोपीय जातियां, तो वो अपने आप में शांत रही क्योंकि औरंगजेब का प्रभाव काफ़ी था। जैसे 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद में बहादुर शाह प्रथम जो है एक प्रकार से शासक बना, फिर जहांदार शाह बना, फिर एक प्रकार से फरुखशीर शासक बना। ये सारे के सारे जो शासक जो थे वो अपने आप में अयोग्य साबित हो जाते हैं और उनकी इसी अयोग्यता का फायदा जो है एक प्रकार से यूरोपीय जातियों को मिल जाता है और उन्होंने भारत में अपने जो है पैर जमा लिए। अब बात करते हैं उस समय जो है भारत के जो है अलग अलग जो क्षेत्रीय जातियां जो बन गई थी, उसके साथ साथ में मुगलों का और भारत की जो क्षेत्रीय जातियां हैं उनका क्या एक प्रकार से जो है प्रभाव था। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने मुगलों की। तो लिखा है कि औरंगजेब के पश्चात इसके उत्तराधिकारी सामान्यतया अयोग्य, कमजोर, सत्ता लोलुप यानी सत्ता के लालची और विलासी थे। मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी और भारतीय अमीरों में जो एक प्रकार से मुगल दरबार बन चुका था और इन्होंने स्पष्ट उत्तराधिकारी नियम के अभाव में सम्राट के पद को कठपुतली बना दिया था। इन्हीं जो है एक प्रकार से में भारतीय जो है एक प्रकार से सैयद बंधु जो थे, लिखा भी है भारतीय अमीरों में सैयद बंधु जो थे उन्होंने दरबार को षड्यंत्र का घर बना दिया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह, ये बहुत महत्वपूर्ण एक अफगानी शासक है, अफगानी पठान शासक। तो इस अफगानी ने 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण और उसके बाद में उसी के उत्तराधिकारी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और 1857 तक बहादुर शाह जफर जो था, यानी बहादुर शाह द्वितीय जिसका नाम है, वो अपने आप में नाम मात्र का एक प्रकार से सम्राट रह गया था। तो कहने का मतलब ये है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो दो महत्वपूर्ण एक प्रकार से आक्रमण होते हैं मुगल दरबार पर, मुगल जो है राज्य पर, एक 1739 में नादिर शाह का आक्रमण और दूसरा जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। इन दोनों आक्रमणों में एक प्रकार से मुगल जो साम्राज्य जो था वो जो पहले से चला आ रहा था 1526 ईस्वी से लेकर, और उसका पूरी तरह से जो है एक प्रकार से क्या है कि वो एक यूं मान लें कि पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे आ गया था। उसके बाद में जो है मराठों की स्थिति कैसी थी। तो लिखा है कि 18वीं शताब्दी में मराठों ने पेशवाओं के नेतृत्व में अपनी शक्ति का विस्तार किया और उत्तर भारत में जो एक प्रकार से विस्तार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व ले रखा था क्योंकि पहले ही जो है मराठों और मुगलों के बीच में ये संधि हुई कि आपकी जो है एक प्रकार से आंतरिक और बाहरी जो है एक प्रकार से मुसीबतों से हम रक्षा करेंगे। और इसी दौरान जो है क्या होता है 1761 ईस्वी में जो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण मुगल दरबार पर दिल्ली में होता है। तो चूंकि दिल्ली की जो है सुरक्षा का दायित्व जो है एक प्रकार से, या मुगलों की सुरक्षा का दायित्व मराठों के पास था, तो वो अहमद शाह अब्दाली का जो एक प्रकार से आक्रमण है वो डायरेक्ट जो सामना है उसका अब मराठा सैनिक करेंगे।
1761 ईस्वी में जो उसने आक्रमण किया है, उसी की बात यहाँ पे आती है। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो एक प्रकार से सुरक्षा का जो दायित्व है वो अपने आप में मराठों के पास था। इस युद्ध में क्या हुआ कि मराठे पराजित हुए, और अगर इस युद्ध में मराठे पराजित नहीं होते तो उनका प्रभुत्व जो है जम जाता और अंग्रेज मराठों से लोहा लेने का साहस नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस समय जो है केवल मराठों में शक्ति, साहस, शौर्य और कूटनीति आदि गुण थे जो देश की रक्षा में सहायक होते थे, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण आगे चलकर मराठों में आपस में फूट पैदा हो गई और वे पराजित हो गए, और जिन्हें जो है अंग्रेजों ने एक एक करके अंत में पराजित कर दिया था। ये पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध में 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली का जो है मुकाबला मराठों द्वारा किया जाता है, और मराठे जो है इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उसके बारे में मराठों का जो पेशवा जो प्रधानमंत्री का जो पद है, पेशवा का पद, वो पूरी तरह से जो है प्रकार से नाकामयाब हो जाता है, और आगे चलकर जो है मराठों में फूट पड़ती है इसी युद्ध के बाद, और उसी फूट का फायदा जो है अंग्रेजों को मिलता है। अब इस पानीपत के तीसरे युद्ध पे जो है अपने अलग से जो है चर्चा इसमें लेसन में करेंगे। उसके बारे में जो है बात आती है अवध, जो उत्तर प्रदेश का जो एक प्रकार से शासन है वो किस तरीके से अंग्रेजों के समय में, या यूँ मान लो कि 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति में अवध का जो राज्य है वो किस स्थिति में था। तो पढ़ते हैं, सुने आप। 1728 ईस्वी में अवध के सूबेदार सादत खां, जिसको मीर मोहम्मद आमीन के नाम से भी जाना जाता है, ने मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्ति पाकर या मुक्त होकर अपने स्वतंत्र राज्य की उसने स्थापना कर ली, लेकिन मुगल दरबार से संबंध उसने समाप्त नहीं किए। सादत खान ने मुगल दरबार में निज़ाम के प्रभाव को कम करने के लिए ईरान के शासक नादिर शाह से संपर्क स्थापित किया, लेकिन दांव उल्टा पड़ने के कारण उसे 1739 ईस्वी में आत्महत्या करनी पड़ी। सादत खां के बाद उसका भतीजा सफदर जंग जो था वो नवाब बना, वह मुगल साम्राज्य का वजीर बना। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शुजाउदौला अवध का नवाब बना। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष उसने किया। इस शुजाउदौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन हारने के बाद उसने इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों से कर ली, और जिससे अवध कंपनी का एक आश्रित राज्य बन गया था। यानी अवध उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो कंपनी के आश्रय पे जो है प्रकार से अपना आगे का जो है भविष्य जीने लगा। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के साथ सहायक संधि की, और सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रकार से कुशासन का आरोप लगाते हुए इस अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में हमेशा के लिए मिला लिया। तो इस तरीके से अवध का राज्य भी जो है प्रकार से अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया। फिर बात आती है बंगाल राज्य की। तो बंगाल के साथ जो है अंग्रेजों ने क्या किया है, तो पढ़ते हैं, सुने आप। बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध प्रदेश था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और 1727 ईस्वी में उस मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन सूबेदार बना। 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात सरफराज खां वहां का नवाब बना बंगाल का, और उसके एक उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराकर स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। मुगल सम्राट से फरमान जारी भी करवा लिया गया अपने पक्ष में उसके द्वारा। अलीवर्दी खां के अंग्रेजों से अच्छे संबंधों के बावजूद बंगाल में उन्हें किलेबंदी उसने नहीं करने दी। अलीवर्दी खां ने के बाद जो है सुजाउदौला बंगाल का नवाब बना। जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सुजाउदौला के मध्य प्लासी का एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित हो जाता है। सिराजुद्दौला के इस पराजय के बाद बंगाल से ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई। इस जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सबसे पहले सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल में अपना जो है प्रकार से झंडा जो है लहराया, अर्थात बंगाल में अपने जो है प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, और यहाँ के दीवानी मामलों पे उनका अधिकार हो जाता है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर उन्होंने अपना कठपुतली शासक मीर जाफर को जो है वो नियुक्त कर दिया, और इसी के साथ जो है बंगाल राज्य हमेशा के लिए एक प्रकार से अंग्रेजों के चंगुल में चला जाता है।
फिर बात आती है मैसूर राज्य। हालांकि इनके बारे में अलग से जो है अपने विस्तृत तौर पे जो है इनके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन अब छुटपुट जो है एक प्रकार से भारत की स्थिति के बारे में जो है 18वीं शताब्दी में कैसी थी उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें आ रही हैं। बाकी विस्तृत तौर पे इन सब के बारे में, जैसे मराठे, उसके बाद में अपने अवध का राज्य, फिर ये बंगाल राज्य और मैसूर का जो एक प्रकार से राज्य है, इनका संघर्ष जो है अपने आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब फिलहाल जो है एक प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार यहाँ पे हो रही है। मैसूर राज्य सन 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर अपना अधिकार या प्रभाव स्थापित कर लिया और 1766 ईस्वी में राजा की मृत्यु के बाद वह मैसूर का शासक भी बन गया। वाडियार वंश का शासन चल रहा था, लेकिन 1766 ईस्वी में वाडियार वंश के अंतिम शासक को की मृत्यु के बाद हैदर अली ने यहाँ पर अपने जो एक प्रकार से राज्य की स्थापना कर ली। उसने सेना का पुनर्गठन व राज्य का विस्तार किया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो जाती है। उस दौरान जो है अंग्रेजों का युद्ध हो रहा होता है इनके साथ, लेकिन एक दिन रात को जो एक प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है इस हैदर अली की। और उसके बाद में टीपू सुल्तान जो है उसका बेटा है, वो 1782 ईस्वी में शासक बना और दोनों के मध्य जो है एक प्रकार से कंगड़ा संघर्ष जो है वो चलता रहा। और 1799 ईस्वी में जो है हैदर अली टीपू सुल्तान भी जो है संघर्ष करता हुआ मारा जाता है और अवध के ऊपर जो है अंग्रेजों का मैसूर राज्य के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट जो है अपने टॉपिक में जो है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बात आती है जाट राज्य की। तो जाट राज्य किस तरीके से अंग्रेजों के जो है अधिकार में आया या नहीं आया उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। देखिए कि जाटों में अंग्रेजों औरंगजेब की धार्मिक और दमनात्मक नीति के विरोध का नेतृत्व राजाराम और चूड़ामन जाट ने संभाला था। चूड़ामन की मृत्यु के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। बदन सिंह ने डीग, कुम्हेर और भरतपुर तथा बेर में सुदृढ़ जो है दुर्गों का निर्माण करवाया। डीग में तो जल दुर्गों का जो एक प्रकार से निर्माण जो है इस द्वारा जो है करवाया गया था जाटों द्वारा। बदन सिंह भरतपुर का प्रथम शासक था। उसकी मृत्यु के बाद सूरजमल जाट जो है वो राज्य का जो है शासक बना। उसने अपनी रियासत में शांति और समृद्धि प्रदान की। 1732 ईस्वी में सूरजमल ने सौगर के जागीर डॉक्टर खेमकरण सिंह को पराजित किया। इसी वर्ष अर्थात 1732 ईस्वी में ही भरतपुर में उसने किले की जो है निर्माण की शुरुआत कर दी, किला निर्माण करवाना शुरू किया, जिसको लोहगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। 1745 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और रुहेलों को उसने हराया। 1756 ईस्वी में सूरजमल जो राजा सूरजमल जो था उसने अलवर को अपने अधीन कर लिया। सूरजमल ने अपनी कूटनीति से 1754 ईस्वी में मुगल और मराठों की संयुक्त सेना को कुम्हेर से वापस लौटा दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अपने अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, उस युद्ध के समय सदाशिवराव भाऊ की सेना के लिए उसने खाद्य सामग्री और अन्य सामान की भी इसने व्यवस्था की सूरजमल जाट ने। पानीपत की इस पराजय के बाद लगभग 1 लाख मराठे सैनिक जो है भरतपुर में आए। महाराजा सूरजमल जाट ने उनके लिए भोजन और वस्त्रों आदि की व्यवस्था की। अपनी तटस्थ नीति के कारण यानी अलग होने की इसी नीति के कारण अहमद शाह अब्दाली के प्रकोप से उसने अपने भरतपुर राज्य को हमेशा तक बचाए रखा। यहाँ बताया नहीं या बचाया होगा कि उसने अपने जो है राज्य को उसने बचा लिया। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को हिंडन नदी के किनारे 6000 घुड़सवारों के साथ उसने मुगलों पर आक्रमण किया और मुगल सेना को भागकर जंगल में अपनी जान बचाकर छिपना पड़ा। और महाराजा सूरजमल वीर, साहसी, कुशाग्र, बुद्धिमान और जाट राज्य का जो है सर्वाधिक योग्य शासक था। अपनी वीरता, साहस और चतुराई से ही उसने अपने 2 जागीरों से राज्य को पूर्व में आगरा, एटा, दक्षिण में धौलपुर, चंबल और उत्तर में जो है मथुरा, अलीगढ़, लक्ष्मणगढ़, पंजाब और हरियाणा तक विस्तृत कर लिया था। बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशाग्रता या कुशलता के कारण ही उसे जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। ये सूरजमल जाट है और इसको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून के नाम से इसको पुकारा जाता है। महाराजा सूरजमल जाट के समय जाट राज्य जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था और 1761 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी।
उसके बाद में सिख राज्य जो कि पंजाब में और वर्तमान में जो है पाकिस्तान के लाहौर आदि क्षेत्रों में जो है फैला हुआ था, विस्तृत था। पढ़ते हैं, सुने आप। तो लिखा है, एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में पंजाब में सिख राज्य का उदय हो चुका था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय सिखों ने पंजाब में उसे टिकने नहीं दिया। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता हो, उसके बाद में पंजाब रास्ते से जैसे ही अपने देश अफगानिस्तान वापस जाता है अफगान, तो पंजाब में उसने जो है सिखों ने उसको जो है एक प्रकार से ज़्यादा लूट मार करने नहीं दी और उसको टिकने नहीं दिया। समस्त पंजाब राज्य को जो है सिख सरदारों ने 12 मिसलों में, मिसल का मतलब छोटे छोटे प्रांत, 12 राज्यों में जो एक प्रकार से मिसलों में बांट दिया था। आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने इन 12 के 12 मिसलों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। फिर बात आती है राजपूत राज्य किस तरीके से, जो एक प्रकार से राजस्थान यानी जो राजपुताना के आसपास वाला राज्य जो था वो किस तरीके से विस्तृत था 18वीं शताब्दी के आसपास। तो देखिए कि मुगल काल में केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर कुछ राजपूत राज्यों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने पूरे मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, मारवाड़ में जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उधर आमेर दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था, जिसके शासक जय सिंह और बाजीराव दोनों जिसके शासक स्वाई जय सिंह ने मुगल और मराठों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। जय सिंह और बाजीराव जो कि मराठा पेशवा था, बाजीराव दोनों ही मालवा में हिंदू राज्य या हिंदू प्रभुत्व स्थापित करने के उत्सुक थे, लेकिन आगे चलकर बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर राजपूतों और मराठों के संबंध खराब हो गए। फिर बात आती है रुहेलखंड जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरीके से राजनीतिक स्थिति थी उस समय 18वीं शताब्दी में। तो लिखा है कि अली मोहम्मद खां ने नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर रुहेलखंड में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और यह उपजाऊ प्रदेश गंगा नदी के तट से कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। आंदला जो कि बरेली के आसपास वाली जगह है, उसको उसने अपनी राजधानी बनाया। रुहेलों का जाटों और मराठों से लगातार संघर्ष होता रहता था। तो ये कुछ एक जो है एक प्रकार से राजनीतिक स्थितियां थी जो कि 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक आक्रमण के दौरान थी। लेकिन इन सभी जो है राजनीतिक स्थितियों की यदि बात करें, राजनीतिक इन राज्यों की यदि बात करें, तो इनमें आपस में कहीं ना कहीं शत्रुता, वैमनस्यता और एक दूसरे के प्रति जो है अलगाव की स्थिति थी। और इसी अलगाव की स्थिति और इसी जो है एक प्रकार से फूट की स्थिति का जो है फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने एकजुट होकर जो है इन सारी जो है राजनीतिक शक्तियों को एक एक करके पराजित कर दिया और भारत में अपने का से अपना औपनिवेशिक शासन जो है वो स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने पानीपत का जो तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, उसके बारे में अपने जो है अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।